कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। होपफुली आप लोग अब कंप्लीटली तैयार होंगे आरओ के एग्जाम के लिए, क्योंकि नेक्स्ट वीक आपका एग्जाम है और लगभग संपूर्ण जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस तो क्या कहें प्री में, क्योंकि ऐसा कुछ फिक्स रहता है नहीं कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पिक करेगा। लेकिन जो हमारे हाथ में जो कंटेंट था, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वो तैयार कर लिया होगा और शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से और शैक्षणिक रूप से होपफुली आप लोग कंप्लीटली तैयार हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीक इस टाइम पे आपका लगभग 1 आवर कंप्लीट होने वाला है, यानी हाफ से ज़्यादा टाइम, मतलब आधे घंटे से ज़्यादा समय आपने एग्जामिनेशन हॉल में अपने पेपर के साथ व्यतीत कर लिया होगा। और उम्मीद हम लोग यही करेंगे कि वो बेहतर हो और बहुत धैर्य के साथ, बहुत ही एक प्रकार से कहना है कि जो 2 घंटे का एग्जाम का प्रेशर है उसको बहुत अच्छे से डील करके आना वहाँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, क्योंकि ये सेक्शन बच्चों बहुत ही, मतलब ऐसा नहीं है कि आप आज एग्जाम दे रहे हैं, आज ही आपका सिलेक्शन होने वाला आंसर की के आधार पे, ऐसा नहीं होगा। ये आपका उन जितने नंबर ऑफ पद हैं उससे 15 गुना ज्यादा बच्चे बुलाए जाएंगे। और सिर्फ इसमें ये नहीं कि आपको कितना आता है और आपने कितने सही किए, इसके अलावा थोड़ा संयम, थोड़ा एक प्रकार से हम लोग ये कह सकते हैं कि वहां पे कितना आपका सेंस काम करता है कि आपने क्या स्कोर करना है, किस स्कोर को आप लोग अचीव करके एक प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। ये सब चीजों को आपने क्या रखना है, वहां पे ध्यान में रखना है, ठीक है। तब जाके आपका कहीं ना कहीं प्रीलिम्स निकलने के बाद 1 साल के लिए लगभग, क्योंकि 8 से 9 महीना तो लगेगा ही लगेगा इसका मेन से शुरू होने में, ठीक है। 2-2.5 महीने में इसका प्री का रिजल्ट आएगा, फिर उसके फॉर्म भरवाएंगे, 5-6 महीने में एग्जाम करवाएंगे, कहीं ना कहीं लगभग 8 से 10 महीने का जो टाइम आपको मेंस के लिए मिलेगा, वो मेंस के लिए टाइम आपको जो नेक्स्ट संडे आएगा उसके बाद जो सोमवार आएगा, उसी दिन से आपको तय करना है कि आपका प्रीलिम्स में स्कोर इतना रहे कि आप बिना डाउट के मेंस एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दे। वरना क्या होगा, कई बच्चे इसमें ऐसे रहेंगे, यार प्रीलिम्स तो निकले ना निकले, पहले 2.5 महीने तक वेट करेंगे कि अब इसका प्री का रिजल्ट आएगा, होगा नहीं होगा, 100 जगह आंसर मिलाएंगे, उसके बाद जब रिजल्ट आएगा फिर तैयारी शुरू करेंगे। तब तक दूसरे बच्चे जिसका ठीक ठाक स्कोर रहा होगा वो क्या कर लेगा, अपने मेंस एग्जाम की तैयारी कर लेगा। तो आपने भी यही सोचना है, ठीक है। आपने इस पेपर के स्कोर को इस तरीके से आपने मैनेज करना है, क्योंकि हम लोग ऐसा देखो, अगर आप ये सोचोगे ना कि 150 क्वेश्चन है, 150 में से 120 लाऊं, 150 लाऊं, 130 लाऊं, 140 लाऊं, ऐसा नहीं सोचना। आपको क्या करना, बिल्कुल धैर्य के साथ पेपर के क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देख के कि किस लेवल के क्वेश्चन वहां पे आए हैं, उसके आधार पे आपको स्लोली क्या बढ़ना है, अपनी मंजिल की ओर बढ़ना है। आप ये मत सोचिए कि 150 के 150 अटेम्प्ट करके आऊंगा उसके बाद स्कोर, क्योंकि इसमें स्कोर आपका ये कोई ऐसा नहीं है कि इससे आपका सिलेक्शन होगा, ये सिर्फ प्रीलिम्स क्वालिफाई करवाएगा, यानी प्रीलिम्स आप निकालेंगे। और इसमें अगर आप ये सोच के चलते हैं कि 105 नंबर भी आपके अगर सही हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। 105 नंबर, 100 नंबर, 95, यानी 95 से अब जो रहता है वो लगभग प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाता है। यूकेपीएससी का अधिकांश एग्जाम में ऐसा हुआ है। अब कई लोग लोअर पीसीएस लास्ट टाइम का जो एग्जांपल दे रहे होंगे, 105 नंबर कट ऑफ गई थी, उसमें 12 नंबर कॉमन थे और वो पेपर आसान था, ठीक है। अगर पेपर ठीक ठाक बनता है तो आपकी जो कट ऑफ रहती है वो 95 से 100 के मिड में लगभग सभी सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो 100+ अगर आप करके आ रहे हो, जैसा पेपर बनता है, तो फिर आप बेफिक्र होकर क्या कर सकते हैं, मेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। हाँ, अगर पेपर इजी आ गया तो फिर आप समझ जाएंगे कि आपके भी 100 से ऊपर ही आएंगे, मतलब आप भी 100 से ऊपर करके आओगे, पेपर आसान आएगा, ठीक ठाक आएगा, तो ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि जैसे इसमें 2 सेक्शन है, मैंने आपसे पहले कहा कि जैसे कल किसी स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि सर किस पोर्शन से हम लोग शुरुआत करें, क्योंकि देखो आज संडे है। अब ये मत सोचना कि सर आज भी क्लास देंगे, संभव नहीं हो पाता बच्चों, ठीक है। और नया कंटेंट मैंने आपसे पहले मना किया, नया कंटेंट अब आपको नहीं मिलेगा। लगभग आपका जितना भी काम था वो बंद हो चुका है। एक आध चैप्टर मैथ्स वगैरह के, कुछ रीजनिंग के अगर कोई टॉपिक होंगे तो वो मैं करा दूंगा। कई लोग कहते हैं सर साइंस करा दीजिए, जनरल साइंस कराने का कोई औचित्य है ही नहीं। आपको साइंस लूसेंट से आप पढ़िए। लूसेंट मैंने पहले कहा था, क्योंकि साइंस इतना बड़ा सिलेबस होता है कि कहां से क्वेश्चन आए कुछ पता नहीं रहता, इसलिए जनरल चीजें आती है वो पढ़ते रहिए। उसको यहाँ पे कराने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि उसका कोई सिलेबस ही नहीं है। अब मैं यहाँ पे पढ़ाऊं, आपको 10-15 क्लासेस दे दूं और आप लोग उसी को पढ़ के और उससे क्वेश्चन नहीं आए, तो जीएस, एटलीस्ट जीएस वगैरह तो हमें ये पता रहता है कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या है। साइंस तभी पढ़ाई जा सकती है जब साइंस का एक सिलेबस दिया जाए कि यार भाई इस सिलेबस से क्वेश्चन आएंगे आपके, ये वाले टॉपिक करा दीजिए, तब जाके साइंस आपकी कराई जा सकती है। अन्यथा साइंस कराना लगभग मुश्किल हो जाता है, ठीक है। जो लास्ट टाइम पे, यानी आज से 2 दिन पहले मैंने आपको एक क्लास, 2 या 3-4 दिन क्लास पहले मैंने आपको बताया था कि हाउ टू क्लोज योर सिलेबस, यानी किताबें कैसे बंद करनी है। अब आपका कुछ 1% तो हो गया होगा मुझे लगता है संडे तक, ठीक है। यानी आज आपकी अंतिम तिथि है। आप पॉलिटी और जो भी आपने शुरू किया था उसके साथ परीक्षावाणी का 50% आपने कवर करना था, साथ ही साथ 2 सब्जेक्ट जीएस के कंप्लीट करने थे। होपफुली आप वो कर पा रहे होंगे, ठीक है। नहीं भी कर पा रहे तो कोशिश कीजिए, और क्योंकि अंतिम समय है, कभी ये मत सोचना कि मुझे कुछ याद नहीं हो रहा। सबको ऐसा लगना है
जितने छात्र आप पढ़ रहे हैं सब ये फील करने लग जाएंगे कि मुझे कुछ नहीं आ रहा। अब क्या होगा, एक बार रिवाइज हो गया होगा, अब दिन भी याद आ रहे होंगे, यार 5 दिन बचे, कोशिश भी करने की सोच रहे होगे कि यार दोबारा पढ़ो, अब वो पहला चैप्टर भी याद नहीं हो रहा होगा। जैसे होता है कि जैसे आप पढ़ने बैठोगे, दोबारा रिवीजन करोगे तो लग रहा होगा यार ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, और ये तब तक लगेगा जिस दिन तक एग्जाम नहीं होता। एग्जामिनेशन हॉल पे जाते ही जब आपके हाथ में पेपर आएगा, पेपर आते ही हमारा जो दिमाग होता है, हमारा जो पूरा सेंस होता है, सिर्फ और सिर्फ उसी क्वेश्चन की ओर ओरिएंटेड हो जाता है जो हमारी आंखें देखती हैं। फिर कोई मतलब नहीं कि कहा हमने क्या पढ़ा था। आज तो हम लोग देखो, मैं बताता हूँ नॉर्मल क्या होता है। मनोवैज्ञानिक तथ्य ये है कि हम लोग जब पेपर जब तक हाथ में नहीं आता, जैसे हमने कोई चीज पढ़ी, हमने कोई किताब बंद कर दी, हम क्या सोचते हैं ना कि हमें क्वेश्चन भी याद रहे, आंसर भी याद रहे। मतलब हम ये नहीं देखो, अगर आपको अभी कुछ नहीं आता, सपोज आपको फील कर रहे हो कि यार मुझे कुछ नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू करूं यहां से, आप सारे क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए मतलब क्या हो जाओगे, तैयार हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको जैसे ही मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ उस क्वेश्चन की ओर ओरिएंटेड हो रहा है, इसका आंसर क्या हो सकता है। और कोई कुछ ना पूछे, किताब ने देखे, आपको लगेगा सारा ब्लैंक है। लग रहा है कि नहीं लग रहा? सच्ची बताइए कि ये फील होता है नहीं होता एग्जाम से पहले कि ये सारा का सारा जो है ब्लैंक हो चुका है, इसमें कुछ भी नहीं रहा। ये आप 100% फील करते होंगे, क्योंकि आपकी ही तरह मैं भी किसी टाइम पे छात्र रहा था कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, ठीक है। तो मुझे भी ये फील होता था, दूसरे को भी ये फील होता था, तीसरे को भी होता है, यानी सभी छात्र एक समान होते हैं बच्चों प्रतियोगिता परीक्षा में, जिसकी मतलब इस प्रकार की। और होगा क्या, जैसे ही क्वेश्चनों की बौछार करूं, मैं कहूं कि अगर बंगाल का विभाजन किसके समय पे रद्द हुआ था, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। मैं कहूं कि जो मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी समझौता हुआ था, किस अधिवेशन में हुआ था, तुरंत आ जाएगा। अगर मैं कहूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में विभाजन कब हुआ था, तुरंत आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ उस आंसर की ओर क्या करेगा, उस सुनने के बाद उस आंसर को मतलब सोचने के लिए क्या हो जाएगा, मजबूर। अब मैं कहूं कि आपको क्या आता, खुद ही बताओ। अब क्या सोचोगे बताओ? हिस्ट्री आपने पढ़ी, पॉलिटी आपने पढ़ी, ज्योग्राफी आपने पढ़ी, इकोनॉमी आपने पढ़ी, मैथ्स रीजनिंग आप लगा रहे हो, उत्तराखंड आप कर रहे हो, साइंस आप पढ़ रहे हो, एनवायरमेंट आप पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हो, कंप्यूटर आप पढ़ लो, इतना बृहत सिलेबस है। जब तक कोई सामने वाला बोलेगा नहीं कि इसका आंसर बता, तब तक कैसे बता दोगे? इसीलिए आपको क्या लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपसे पूछने वाला कोई नहीं है। तुरंत आपसे कोई कहेगा आप बैठ बच्चे क्वेश्चन करता हूं, दरादर आप क्या करोगे, आंसर दोगे, यानी बैक टू बैक क्या करोगे, आप आंसर देना शुरू कर दोगे। यही सबसे बड़ी खूबसूरती होती है बच्चों। इसीलिए कहा जाता है कि पढ़िए, भले ही घर में आपको कुछ न आ रहा हो, लेकिन कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे वहां। मल्टी लेवल जो मतलब अपने आप में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, वो आपके पेपर में आते हैं। तो वहां जो मैं अभी पूछा ना आपसे, मैंने क्वेश्चन किया, तो वो क्वेश्चन आपको लिखा हुआ मिलेगा। आज तो कोई पूछ रहा, वो 4 ऐसे लिखा होगा, यहां से यहां लिखा होगा, ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी। आपकी आंखों ने तुरंत क्वेश्चन पढ़ा, आपको याद आएगा कि यार ये क्वेश्चन मैंने कहां पे पढ़ा था और इसका आंसर लगभग। अब 4 ऑप्शन में एलिमिनेशन, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, इस टाइप से क्वेश्चन। तो ये ध्यान रखना कि एग्जाम से पहले सभी छात्रों के साथ ये समस्या रहती है बच्चों, कि उसे कुछ नहीं आता, और उन्हीं में से आप भी एक हैं। तो ये मत सोचिए, घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहां पे आपको मोटिवेट रहना, सेल्फ मोटिवेशन से बेहतर कोई चीज हो ही नहीं सकती है। आपको लगना चाहिए कि हाँ मैं पढ़ के गया हूं। हाँ, पढ़ा ही नहीं है तो फिर आपको वहां पे कोई इंडिकेशन भी देगा कि इसका आंसर बी है, तब भी नहीं कर पाओगे। मैं उन छात्रों की बात नहीं कर रहा जिसने पढ़ा ही नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो पिछले 3-4 महीने से आरओ के एग्जाम के लिए जी जान लगा के लगे हैं। यानी पूरा का पूरा अपना समय जो है इस एग्जाम के पीछे जिसने लगाया है, जिसने एक प्रकार से अपना 100% इस एग्जाम के लिए दिया है, वो मान के चलिए एग्जामिनेशन हॉल पे आपको चीजें दिखेंगी और आपको वो याद आ जाएंगी। ऐसा ही क्वेश्चन आपकी रीत से बाहर होगा जो आपने पढ़ा ही नहीं है, सुना ही नहीं है। क्योंकि इतना तो तय मान के चलिए, एक बार घट्टा चक्र हो, दृष्टि आईएएस क्विक बुक हो, या लुसेंट हो, या जो भी किताब आप पढ़ते हो प्रीलिम्स के लिए, वो सभी ने पढ़ ली होगी। सभी ने का मतलब जो अपने आप को मतलब इस एग्जाम के लिए दावेदार मानता है, ये मानता है कि यार हाँ मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं, मेरा एग्जाम निकल सकता है। तो ऐसे छात्रों को मैं यहीं पे एक संदेश देना चाहता हूं कि बच्चों बिल्कुल भी घबराइए मत। आपने अगर पढ़ी हुई चीजें हैं तो आपको एग्जामिनेशन हॉल पे दिखेंगी। अभी ईयू का पेपर हुआ था, देखो सोचा जाए तो बहुत कठिन पेपर नहीं था वो,
और देखा जाए तो बहुत लेंदी पेपर था, बहुत कठिन नहीं था, तो फिर भी आपने नोट किया होगा पेपर ठीक आता है। ऐसा नहीं आता बच्चों की बहुत, अब जैसे पूछेगा ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, इसके अलावा पोवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक इंडिया किसने लिखी, ठीक है, मतलब हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी जो भी है वो आर.सी. दत्त जी की है, रमेश चंद्र दत्त जी, हाँ, इस प्रकार के क्वेश्चन। इसके अलावा आप ज्योग्राफी पढ़ने गए, आपसे पूछ दिया जो काकड़ापार परियोजना है किस राज्य में है, आपसे पूछ दिया जो अपने आप में जादूगोड़ा की खाने किस चीज के लिए फेमस है। तो यही तो पेपर में आता है। FRBM एक्ट कब आया, फेरा की जगह फेमा की जगह फेरा कब लेके आए, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग जो धन संशोधन है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है भारत में कब आया, ठीक है, यही तो सब चीजें देखने को मिलती है वहां। तो आप अगर पढ़ के जा रहे हैं तो फिर आपको तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, जितना मैं समझ रहा हूं। हाँ, हमें जब तक पेपर से घर, देखो होता क्या, जब तक आप घर से नहीं निकलोगे पेपर देने के लिए तब तक आप बेचैन रहोगे, तय मान के चले। अभी तो आज तक तो ये था, थोड़ा समय था, अब तो लास्ट वीक शुरू हो रहा, कल से देखो सोमवार से शनिवार तक 5-6 दिन है आपके पास। अब इन 6 दिनों में और आप लोगों के लिए क्या होगी, इस प्रकार की समस्या होंगी, फिर लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आता। और ये मत सोचना, अपने दिल से पूछना, मेरी आवाज याद रखना, मेरी बताई हुई चीजें याद रखना कि अगर जिस समय ये लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आता, समझना कि तेरी तैयारी बहुत अच्छा है, उसके लिए नहीं जिसने कुछ नहीं पढ़ा। एक तो वास्तव में ऐसा है जिसको कुछ नहीं आता, एक स्टूडेंट ऐसा होगा, एक कैटेगरी ऐसी होती है जिसको वास्तव में कुछ नहीं आता। क्यों? उसने पढ़ाई नहीं है, उसने फॉर्म भरा, वो देने चले जाएगा, गोले करके आ जाएगा, ठीक है। एक ऐसा छात्र होता है जो साल भर मेहनत करता है, तैयारी करता है, एग्जाम आते आते उसको लगने लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता। वो क्यों लगता है? क्योंकि उसने इतनी मेहनत की कि हर जगह का जो कंटेंट है उसके दिमाग में क्या हो गया, खिचड़ी बन के बैठा हुआ है। अब वो खिचड़ी से लिमिटेड चीजें बाहर निकालनी है। बाहर कैसे निकलती? जब एग्जामिनेशन हॉल पे पेपर मिलता है, 150 क्वेश्चन दिखेंगे तो सारा का सारा माइंड उन 150 क्वेश्चन पे काम करेगा। फिर इससे कोई मतलब नहीं है कि इस 150 क्वेश्चन से बाहर आपको कितना आता है। उन 150 क्वेश्चन में अगर 100, 102, 105 क्वेश्चन आप सही करके आते हैं, आपका सिलेक्शन हो गया, प्रीलिम्स से निकल गया आपका। उसके बाद आपके मेंस की तैयारी हो जाएगी। तो यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है। दूसरी बात है बच्चों, एक जैसे, क्योंकि ये देखना क्वेश्चन नंबर 1 से 100 तक आपका इसमें जीएस प्लस उत्तराखंड, ठीक है, और इसी में करंट अफेयर्स, साइंस और कंप्यूटर, ये चीजें रहनी है, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 101 से 150 तक आपकी मैथ्स रीजनिंग रहनी है। इसमें बड़ी मतलब एक प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से इस पेपर को डील करना, ठीक है। योजनाबद्ध का मतलब कहीं ना कहीं प्लानिंग होनी चाहिए। मैंने आपसे क्या कहा है, अगर ये सिर्फ 150 नंबर का पेपर होता और 137 अगर पद होते और उसी 150 नंबर के पेपर के आधार पर 137 पदों का चयन किया जाना होता, तब तो आपके लिए एक एक नंबर कीमती था। आज ये 137 पद की जगह ना होके मिनिमम 137 को अगर आप 15 से भी गुणा करोगे तो कहीं ना कहीं 1700-1800 बच्चे निकालेगा ही निकालेगा, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए। तो आप एक या दो सीट मत देख, 137 सीट ना देखते हुए कितने सीट देखनी, 1800 सीट के आसपास देखनी है। अब हमें इतने बच्चों के अंदर आना है तो इसकी बहुत बेहतर प्लानिंग आपके एग्जाम, क्योंकि जितना आपने पढ़ लिया उससे महत्वपूर्ण चीज क्या है, वो 11 AM से 1 PM तक, यानी 11 बजे से 1 बजे तक आप क्या करते हैं एग्जामिनेशन हॉल पे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपने जितना नॉलेज आपके पास है, जितना आपने पढ़ा है, उसको कैसे एक्सप्रेस करना है विदिन 2 आवर। ध्यान रखना, समय सिर्फ 2 घंटे का है, ठीक है। अब मेरी एक बात, ये बहुत ध्यान से सुनना, इस सलाह को मान लेना बच्चों, जिसकी मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, मतलब जो हमेशा से 50 में से ये मान के चलता है कि 45 प्लस करेगा ही करेगा। कई बच्चे हैं 45 नंबर, 47 नंबर, 50 में से 50 भी लेके आएंगे मैथ्स रीजनिंग में। क्यों? जो बीटेक बैकग्राउंड का है, जिसने बैंकिंग की तैयारी की है, जिसने एसएससी सीजीएल की तैयारी, उसके लिए तो कुछ है ही नहीं इसकी मैथ्स रीजनिंग है, तो मतलब उंगलियों में नचा देगा ऐसी मैथ्स रीजनिंग, ये सच्चाई है, ठीक है। हाँ, अगर आयोग ने मेरी आवाज सुन ली, कुछ दिन पहले की हल्की आई और चेंज कर दिया पेपर और टफ मैथ्स रीजनिंग डाल दी, तो सर से मत कहना, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि ये इस प्रकार के पेपर होते हैं बच्चों जो आयोग वगैरह कराते हैं, इसमें मैथ्स रीजनिंग एक्सपर्ट ही बना पाएगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। इसमें मैथ्स रीजनिंग ऐसे क्वेश्चन आते हैं थोड़ा ट्रिकी, थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाना है, बस 1-1.5 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि 2 घंटे में आपको 50 नंबर की मैथ्स रीजनिंग भी करनी है, 100 नंबर का पेपर भी करना है। अब आयोग को यह भी तो पता है ना कि हमने ऐसे क्वेश्चन देने की जो 2 घंटे में सॉल्व कर सके, तो क्यों देगा वो टफ, खुद ही सोचने वाली बात है। तो इसमें जो छात्र अपने, क्योंकि देखो मुझे नहीं पता बच्चों कौन छात्र किस टाइप का है, ठीक है, जो छात्र ये मान के चलता है कि वो 45 प्लस का स्कोर मैथ्स रीजनिंग में करेगा ही करेगा, कहने का मतलब अपने पूर्व इतिहास देखते हुए, क्या उसने बैंकिंग की तैयारी की है, क्या उसने एसएससी सीजीएल की तैयारी की है, क्या वो मैथ्स रीजनिंग की बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस करता है, क्या कहीं मैथ्स रीजनिंग पढ़ाता है। कई बच्चे होते हैं किसने की, क्या वो उसकी दरोगा की एग्जाम की तैयारी कर रहा है, क्या उसने मैथ्स रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर किया है पहले, क्या वो कर सकता है।
उसको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 101 से, क्वेश्चन नंबर 101 से, और ये मान के चलना है 50 क्वेश्चन है तो 50 मिनट के अंदर इसको फिनिश करना है। 50 मिनट से पहले, सॉरी 50 मिनट भी कहां, 50 मिनट से पहले पहले यानी 40 35 40 मिनट के अंदर आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यानी 50 क्वेश्चन छूने ही छूने हैं। अगर जो नहीं आ रहा है स्किप करो, लेकिन क्वेश्चन पढ़ते जाओ, आंसर करते जाओ। तो इससे आपको क्या फायदा होगा, मनोवैज्ञानिक रूप से आप बहुत ज्यादा आगे निकल जाएंगे। क्योंकि अगर आपकी मैथ्स रीजनिंग का पोर्शन आपने सही तरीके से निपटा लिया, जो पूरी बात सुनना किसके लिए कह रहा हूं मैं, जिसका मैथ्स रीजनिंग में अच्छा परफॉर्मेंस है, ठीक है, उससे क्या होगा, बचे हुए 100 क्वेश्चनों में आपको पता है कि आप अगर यहां 45 से ऊपर ले आए तो आप अगर 60 का स्कोर करते हैं 100 नंबर में से, बचे हुए 100 में से 60 नंबर यानी लगभग 60% स्कोर अगर आप करते हैं तो आप प्रीलिम्स निकाल जाएंगे। तो आपको 60% स्कोर करने के लिए आपके पास 1 घंटा 10-15 मिनट होगा, 1 घंटा 10 मिनट लगा लो अगर आप 50 मिनट भी करते हो तो, ठीक है, यानी आपको 60 क्वेश्चन करने के लिए 80 मिनट का टाइम है उसके बाद। अब उस 60 क्वेश्चन को मतलब सही पढ़ोगे तो 100 क्वेश्चन, लेकिन 80, अब उसमें तो क्या है, उसमें तो आता है तो सही, ठीक है, नहीं आता तो गोल करो। मैथ्स में तो सॉल्यूशन करना होता है ना, कैलकुलेशन करनी होती है। जीएस में क्या है, पढ़ा आया तो ठीक, नहीं तो अगला क्वेश्चन, यही तो होता है ना। आप देखो, अगर आप बहुत ध्यान से अगर आप करोगे तो आप अगर 45 प्लस स्कोर कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि बचे हुए जो 100 क्वेश्चन है आपको उसमें लगभग 60 प्लस का स्कोर करना है। अब 60 प्लस का स्कोर करना है तो आप बिल्कुल धैर्य के साथ क्वेश्चन नंबर 1 2 3 पढ़ के कर सकते हैं। लेकिन जिसकी मैथ्स रीजनिंग एवरेज है, जिसकी मैथ्स रीजनिंग एवरेज है, उसको स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 1 से, 1 से 100। क्यों मैंने ऐसा कहा, मैंने ऐसा इसलिए कहा बच्चों, हमें अभी ये नहीं पता कि मैथ्स रीजनिंग का स्टैंडर्ड क्या होगा। होगा आसान, हम ये मानते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आसानी होगा। पता लगा एवरेज है मैथ्स रीजनिंग में स्कोर, एवरेज का मतलब जो ये मानता है कि 30-35 नंबर में मैथ्स रीजनिंग में लाऊंगा, उसके लिए कह रहा हूं एवरेज, ठीक है। लोग इसको कहूंगा जो 25 से नीचे 50% से कम स्कोर कर रहा है वो थोड़ा सा डल मान सकते हैं उसको, ठीक है, मैथ्स रीजनिंग में, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के मतलब ऐसे आते हैं बेसिक टाइप के, कुछ क्वेश्चन ऐसे। तो जिसका एवरेज है, अगर उसने मैथ्स रीजनिंग को स्टार्ट कर दिया, पता लगा 2-3 क्वेश्चन तो सीधे सीधे आ गए, पता लगा 104वें नंबर का जो क्वेश्चन है 104 नंबर का, उसमें अटक गया। अब अटक गया तो समय खाएगा। अब उस 104 के चक्कर में 105 का कॉन्फिडेंस डल कर दिया, 106 का डल कर दिया। मैथ्स रीजनिंग में तो सॉल्यूशन करने में एक का आंसर नहीं आया ना, फिर वो दिमाग काम करना वहीं पे क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। यही सबसे बड़ा क्या होता है, नुकसान होता है। इससे क्या होगा, आपका जो मनोवैज्ञानिक रूप से जो आप सुदृढ़ थे, यानी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, स्कोर अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे, मैथ्स रीजनिंग अगर फंसा दिया तो उस चक्कर में क्या होगा, आपका एक क्वेश्चन नंबर 1 से 100 वाला पोर्शन भी क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं डगमगा सकता है, उस डर से, उस फेयर से कि यार मेरी मैथ्स रीजनिंग अच्छी नहीं हुई। हाँ, अगर आपने 1 से 100 तक आराम से कर दिया, पूरा समय देना है इसको, कर दिया, आपको पता लगा कि मैं 70 72 73 ऐसा स्कोर कर रहा हूं, फिर मैथ्स रीजनिंग के लिए आप बचा के रखना लगभग अपने पास कितना मिनट, 50 से 55 मिनट। उस 50 से 55 मिनट में आपको 30-35 करने हैं, फिर आप ध्यान से करना। ऐसा क्वेश्चन जो स्किप हो रहा है स्किप कर देना, नहीं आ रहा एक बार सॉल्व किया, नहीं आ रहा तो अगले में पढ़ो। तो इससे आपको क्या फायदा होगा बच्चों, इससे सबसे बड़ा फायदा होगा कि आप जैसे ही पेपर सॉल्व करोगे आपको यह पता चल जाएगा कि आपका स्कोर किस डायरेक्शन में जा रहा है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, और आपको सिलेक्शन के उतने क्या लाएगा, क्लोज लाएगा, ठीक है। और अंतिम क्षणों में जैसे नहीं मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छी बन पा रही है, नहीं आपकी जीएस बहुत अच्छी बन पा रही है, उसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, वो एक वीडियो और दी जाएगी आपको, अभी नहीं, फ्राइडे या सैटरडे जब भी दूंगा एग्जाम से पहले, उसमें बताऊंगा कि कितने क्वेश्चनों पे गैस करना है, कैसे क्वेश्चन पे गैस करना है, ये सब आपको गाइड किया जाएगा। कि यार क्योंकि देखो कुछ क्वेश्चन तो गैस करके ही सही होता है और कुछ क्वेश्चन गैस करने में गलत भी होते हैं, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऐसा थोड़ा कि आपके 100 नंबर आए हैं तो वो रियल में आपके थे, नहीं थे। कुछ क्वेश्चन आपके तुक्के से सही होते हैं और कुछ क्वेश्चन आने वाले गलत होते हैं, तो बैलेंस हो जाता है। जैसे कई कहते हैं यार मेरा 85 का स्कोर रहा यार, मजा नहीं आया, मेरे को आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो गए। 85 में से कुछ ऐसे थे जो ना आते हुए तुक्के से भी सही हुए, ये भी तो सच्चाई है ना, रियलिटी होती है वो, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाएगा, क्या करना पड़ेगा, वो मैं आपको कहीं ना कहीं एक वीडियो और देके वो समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल आप ये ध्यान रखना बच्चों, कैसे आपको चीजों को डील करना है। क्वेश्चन नंबर 1 101 से अगर आगे जाओगे तो कैसे जाओगे, 1 से 100 जाओगे तो किस तरीके से जाओगे। बशर्ते इन एक हफ्ते में, ये लास्ट के 6 दिनों में बिल्कुल भी अपने दिमाग में इस चीज को हावी मत होने देना कि मुझे कुछ नहीं आता। जैसे ही अगर आपको लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आता, मेरी बात याद रखना, सभी छात्रों के दिमाग में ये रहेगा कि मुझे कुछ नहीं आता। ये सच्चाई है। क्यों ये होता क्यों है, जब हम बहुत सारी चीजें एक साथ पढ़ते हैं ना, तब ये फील आने लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता। यानी आप मल्टीपल चीजों को एक साथ पढ़ेंगे तब इसमें ऐसा होता है। अब देखो, जैसे मैं हूं, मैंने आपको इतने समय में जीएस के कंटेंट भी दिए, मैंने आपको उत्तराखंड भी पढ़ाई, मैंने आपको
जितना हो सकता है। कभी कभी मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन भी कराए, कभी कभी मैंने आपको करंट अफेयर्स कराई, कभी मैंने कंप्यूटर, मतलब एक प्रकार से सभी चीज कुछ ना कुछ आपको दी, ठीक है। आज मुझे क्या लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता, दिमाग खाली है, ऐसा रियल में फील होता है। क्यों? पढ़ी हर चीज है, कुछ इधर से कुछ इधर से कुछ इधर से निकाल के सब आपको दिया। लेकिन अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे कि सर इस, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं फैक्ट बता पाऊंगा, फैक्ट में किसी की कमांड नहीं होती, बट फैक्ट तो तथ्य है, वो तो इंफॉर्मेशन है, मैं नहीं बता पाऊंगा, गूगल बता देगा। हाँ, कॉन्सेप्ट पूछोगे मैं बता दूंगा कि सर ये ऐसा क्यों हुआ होगा, सर इसके पीछे क्या कॉज हो सकता है, यानी कॉन्सेप्ट है, कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, सर इसका यही क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ऐसी चीजें मैं आपको बता पाऊंगा। लेकिन अगर आप जैसे फैक्ट पूछोगे डायरेक्ट, तो मैं शायद कई जगह फैक्ट में अटक जाऊं। लेकिन इतना तय समझो, जैसे अभी मैं हूं, मुझे भी लगता है कि मेरे दिमाग में कुछ नहीं है, क्योंकि क्यों होगा, जब तक कोई मुझसे कहेगा नहीं कि ये बता, तब जब मुझसे ये कहोगे कि ये बता, तब मैं उस पर दिमाग लगाऊंगा ना कि हाँ ये चीज ऐसी है, वरना मुझे भी कैसे कैसे पता रहेगा। वही चीज आप लोगों के लिए बच्चों, मल्टीपल चीजें एक साथ पढ़ने की वजह से दिमाग क्या हो जाता है, पूरा जाम हो जाता है, मतलब एक प्रकार से जंग लग जाता है इसमें। तो जाम होने की वजह से वो क्या करने लगता है, सारी चीजें उसको लगने लग जाती है मैं भूल गया, और खुद भी इंसान अपने दिमाग में ही सोचता है कि मैं इसको जोर न डालूं एग्जाम टाइम पे। अगर फोकस करेगा तो क्यों सोचेगा वो, आप हिस्ट्री के क्वेश्चन सोचने की कोशिश भी नहीं कर पाओगे। अभी लिख के ले लो, अगर आप हिस्ट्री की एक क्वेश्चन सोच के उसका आंसर कोशिश करो कि आपने जो पढ़ा उसको याद करके उसका आंसर निकालो, नहीं निकाल पाओगे। लेकिन अगर कोई पूछेगा, पढ़ा होगा तो आंसर दे दोगे। तो लास्ट के एक हफ्ते में बिल्कुल भी निराश नहीं होना, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मैं एक वीडियो और आपको इसी तरीके की दूंगा एग्जाम से पहले, तब तक 3-4 दिन हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद एग्जाम से पहले एक ऐसी वीडियो और मिलेगी। आप लोग लास्ट वीक है, कोशिश करो जितना हो पा रहा वो कीजिए। फिर मिलेंगे अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।